स्मॉलर वैल्यू से, ये स्मॉलर वैल्यू से लार्जर वैल्यू या बिगर वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे यूनिट, इन टर्म ऑफ यूनिट। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम स्मॉलर से बिगर यूनिट में। तो अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ स्मॉलर यूनिट है और बिगर यूनिट है। उससे पहले मैं एक प्रॉब्लम बता देता हूँ। एक बच्चे ने पूछा था कि सर ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट नहीं हुई है, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ये वाला जो डायमेंशन एनालिसिस था लास्ट क्लास का। तो 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, हमें 1 किलोमीटर से पहले मीटर तक जाना है। मीटर में कितना होते हैं, 10⁻³ मीटर होते हैं। अब हमें ये जैसे ही कन्वर्ट हो गया तो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट है, तो 10⁻³ मीटर ऊपर है, ये जस्ट पूछा गया क्वेश्चन है 1 किलोमीटर और ये 10⁻³ मीटर। अच्छा, अब हमें मीटर तक तो आ गए हम, अब मीटर से मिलीमीटर तक जाना है। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, रेज योर हैंड। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। एम बताइए, एम भारद्वाज। सर 10⁻³ ये गलत है। अब्दुल दानिश बताइए। 10⁻³ 10⁻³ करेक्ट आंसर है। देखो आपने जो बताया है वो क्या बताया है कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो अगर किसी को मीटर में मिलीमीटर नहीं पता, नो प्रॉब्लम, नो, कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन आपको किसमें क्या पता है, आपको ये तो पता ही है 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 10 की पावर मिली होती है डेसी सेंटीमिली, 10⁻³ मीटर, ये हो गया इसका। ठीक है, 10⁻³ मीटर। अब इसके बाद हमें ये डिसाइड करना है कि हमें न्यूमरेटर में कौन सी वैल्यू लिखनी है, क्योंकि हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट का मतलब है छोटी यूनिट को ऊपर लिखो, कहाँ है छोटी यूनिट, ये रही। तो 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 10⁻³ मीटर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू क्या, 10⁻³ मीटर डिवाइडेड बाई 1 मिलीमीटर। तो ये हो गया आपका यहाँ तक का खत्म। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई वाला पोर्शन स्टार्ट करना है। ये 1 किलोमीटर है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है इससे और इससे। कई बच्चों का तो खैर ठीक था ये आंसर। तो 1 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मीटर अपॉन में 1 किलोमीटर इंटू में 1 मिलीमीटर डिवाइड बाई 10⁻³ मीटर। तो किलोमीटर से किलोमीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, इसको ऊपर ले जाएंगे। 10⁻6 मिलीमीटर योर करेक्ट आंसर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10⁻6 मिलीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आज की जो क्लास है वो कैसी क्लास है, आज हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में तो हम कर ही चुके हैं। अब हम जो आज की क्लास में करने वाले हैं वो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने वाले हैं। जैसे रेज योर हैंड, कितने क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं अब तक डायमेंशन एनालिसिस के, 9 या 10। एम भारद्वाज बताइए कितने हो चुके हैं। सर 9। तो नंबर 10 है आज का क्वेश्चन। तो नंबर 10 पे आते हैं। नंबर 10 है 1 मिलीग्राम में बताना हमें कितने किलोग्राम होते हैं। अब एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए, मिलीग्राम छोटी यूनिट है और ये बड़ी यूनिट है। ठीक है, अब की बार बड़ी यूनिट को हम ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है इसको। देखो 1 मिलीग्राम से कहाँ तक आना है आपको, ग्राम तक आना है। तो 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं, रेज योर हैंड। मिली में कितनी वैल्यू होती है 1 मिलीग्राम में, अपूर्वा बताइए। सर 0.001 which is 10⁻³ 10⁻³ बस इतना सही है, 10⁻³ अब आपको ये देखना है कि हम स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ न्यूमरेटर में कौन सी यूनिट रहेगी, मिलीग्राम या ग्राम। रेज योर हैंड, न्यूमरेटर में कौन सी यूनिट रहेगी। यस मिस्टर अब्दुल बताइए। ग्राम।
ग्राम बड़ी यूनिट रहेगी, ठीक है ना। बस इतना ही समझना है आपको। और ये आ गया 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम, और यहाँ आ गया आपका 10⁻³ ग्राम। अब यहाँ तक तो आ गए, हम ग्राम तक तो आ गए, और आगे चलते हैं। अब हमें केजी तक जाना है, तो केजी के बारे में और ग्राम के बारे में। देखो ग्राम तक तो हम आ चुके हैं, हमें केजी तक जाना है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो किलो 10⁻³ ग्राम होते हैं। अब इन दोनों में से बड़ी यूनिट कौन सी है? जाहिर सी बात है किलोग्राम है। तो 1 केजी आपका ऊपर आ जाएगा, 10⁻³ ग्राम यहाँ आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम अपॉन में 1 केजी। अब आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो हम मिलीग्राम को इस वैल्यू से और इस वैल्यू से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखो 1 मिलीग्राम मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ ग्राम अपॉन में 1 मिलीग्राम इंटू में 1 किलोग्राम डिवाइड बाई 10⁻³ ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, मिलीग्राम से मिलीग्राम कैंसिल आउट, और जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, ये 10⁻³ भी ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। आंसर आया 10⁻⁻6 kg। ये आंसर आ गया आपका -6 kg, ठीक है। तो इस तरीके से हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास जो यूनिट है, एक और छोटी से बड़ी यूनिट, वो है 1 ml में कितने लीटर होते हैं? 1 ml में कितने लीटर? इनका रियल रिलेशन बताओ क्या होता है भाई? 1 लीटर में कितने मिलीलीटर? 10 की पावर कितना? 3 ml ये होते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम करेंगे तो बड़ी यूनिट को ऊपर रखना है, तो बड़ी यूनिट है 1 लीटर डिवाइड बाई 10⁻³ ml इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 10⁻³ ml अपॉन में 1 लीटर। फिर से मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका आंसर आ गया 1 ml इंटू 1 लीटर डिवाइड बाई 10⁻³ ml। ml से ml कैंसिल आउट, और ये आपका आंसर आएगा 10⁻³ लीटर, ये आ गया। तो ये इस तरीके से आप इन वैल्यूज को निकाल सकते हो। और लास्ट में एक बार इस क्वेश्चन को भी देख लो, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये 1 नैनोग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? फिर आप समझ जाओगे इसको। स्टार्ट करो इस क्वेश्चन को और बताना आंसर क्या है। मैं हिंट देता हूँ। 1 नैनोग्राम, ये हमारा नंबर 12 है। 1 नैनोग्राम में -9 ग्राम होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद एक रिलेशन जाना है आपका, 1 किलोग्राम में 10⁻³ ग्राम होते हैं। उसके बाद करेंगे हम इसको। स्टार्ट कर दो, एक आंसर आ चुका है, और देखते हैं जल्दी से आंसर निकालो। इसमें कितने आंसर होंगे? गलत हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई करना जरूरी है। तो यहाँ पे जो आंसर मैंने पूछा था, कई आंसर है हमारे पास। सोहम भारद्वाज, कितना आंसर आया आपका? 10⁻⁻12। वेरी गुड, ये आंसर करेक्ट है, 10⁻⁻12। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर बड़ी यूनिट कौन सी है? 10⁻⁹ ग्राम अपॉन में 1 नैनोग्राम इज इक्वल टू 1 नैनोग्राम अपॉन में 10⁻⁹ ग्राम।
यहाँ और आगे हम अगर जाएंगे तो बड़ी यूनिट है इनमें से किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम अपॉन में 10 की पावर 3 ग्राम इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 10 की पावर 3 ग्राम अपॉन में 1 किलोग्राम। ठीक है, बड़ी यूनिट को। तो बड़ी यूनिट को करने के बाद अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, और हमारा आंसर आ जाएगा 1 नैनोग्राम इंटू में 10 की पावर माइनस 9 ग्राम अपॉन में 1 नैनोग्राम इंटू में 1 किलोग्राम अपॉन में 10 की पावर 3 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, नैनोग्राम से नैनोग्राम कैंसिल आउट, और आप अब हमारा आंसर जो आएगा वो देखो 10 की पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। 10 की पावर -12 किलोग्राम करेक्ट आंसर बताया था, सो हम वेरी गुड, ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो ये छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने का था, और जो वो क्वेश्चन मैंने दिया था वो बाय मिस्टेक ये क्वेश्चन आया है, इसको आप हटा देना जिसपे सर्कल लगा था। ठीक है ना, ये बाय मिस्टेक है, इसको इसमें इंक्लूड मत करना अपने नोट्स में, नहीं तो प्रॉपर नोट्स नहीं बन पाएंगे आपके। ये 12 क्वेश्चन यहाँ तक होते हैं खत्म। हालांकि डायमेंशन एनालिसिस जो है बहुत छोटे छोटे लेवल पे पूछा जाएगा तुम्हारा, अगर पूछा गया तो। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, और जो भी नए स्टूडेंट है उन्हें यहाँ से टॉपिक समझ में आने लगेगा, और बाकी टॉपिक के लिए आपको बाकी की क्लासेस देखनी पड़ेगी ऐप में, जो भी क्लासेस हैं वो, और जिनकी भी 5 डेज की ट्रायल क्लास खत्म होती है, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप अपना जो एडमिशन फॉर्म है वो फिलअप कर लो, नहीं तो क्लास प्लस ऐप में से आपको रिमूव कर दिया जाएगा, ये मान के कि आप यहाँ आप ज्वाइन नहीं करना चाह रहे। कई बच्चों ने एडमिशन फॉर्म भर दिए, ठीक है ना, उनको तो ठीक है, लेकिन वो एक एक करके रिमूव होते चले जाएंगे, इसीलिए आपकी 5 डे ट्रायल क्लास अब खत्म होती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने नए टॉपिक से, जिसका नाम है 5 लॉज। हम यहाँ पर 5 लॉज पढ़ेंगे आज, और देखते हैं कितने लॉज ऐसे हैं जो आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। पहले लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैं एनसीईआरटी ओपन कर देता हूँ, और एक एक करके इस लॉज को हम देखते हैं। तो जो पहला लॉ है हमारा वो आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये 5 लॉज में से एक ना एक लॉ एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये है आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, एंटोनी लेवोजायर का दिया हुआ पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्व का मतलब सुरक्षित, मास कहीं नहीं गया, सुरक्षित है। कैसे? तो देखो, आपने ये रिएक्शन पॉपुलर रिएक्शन सुनी भी होगी, देखी भी होगी। मीथेन को अगर ऑक्सीजन के साथ बर्न करोगे तो दो ही चीज निकलेगी, CO2 और H2। यहाँ पर बैलेंस कर लोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा, ये बैलेंस। एक इंटरेस्टिंग चीज आपने कभी नोटिस की है, ये 1 का मतलब होता है 1 मोल, 2 का मतलब होता है 2 मोल। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ना मत। अब बस इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट सेक्शन ही बचता है, बाकी बेसिक पोर्शन सारा खत्म हो गया। 50% चैप्टर खत्म हो गया, 50% ही बचता है। तो आपने ये चीज नोटिस की होगी कि लेफ्ट में जो होते हैं रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट, इन सभी का एक बार मास निकाल के देखो। 1 मोल CH4 का मतलब है इनका मोलर मास निकाल दो, वही इसका मास इन ग्राम होगा, क्योंकि ये 1 मोल है। कार्बन होता है 12, हाइड्रोजन होता है 4, आंसर आया 16, इसका निकालो। ऑक्सीजन होता है 16, 2 जा 32, 2 जा 64, ऐड कर दो 80। तो लेफ्ट में रिएक्टेंट जो है उसका मास इन ग्राम है 80 ग्राम। तो बताओ राइट में जो प्रोडक्ट होगा टोटल सम करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? राइट वाले का आंसर क्या आएगा? रेज योर हैंड। यस मिस्टर ओम, बताइए। हर्ष बताइए। 80 ग्राम। राइट में जो है उसका भी 80 ग्राम ही आएगा, 80 ग्राम ही आएगा राइट वाले का भी। चेक करके देख लो, कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है 16, 2 जा 32, 12 44, तो ये 44 प्लस में H2 का कितना होता है? हाइड्रोजन होता है 2, ऑक्सीजन होता है 16, 16 प्लस 2 18, 18 2 जा 36, ऐड कर दो अगेन 80 ग्राम। तो आपने एक बात नोटिस की
कि ये भी 80 ग्राम है, ये भी 80 ग्राम है, तो इसका मतलब ये हुआ दोनों का 80 ग्राम का सीधा सीधा मतलब है कि मास कहीं नहीं गया रिएक्शन के दौरान, क्या रहा, कंजर्व रहा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। डेफिनेशन क्या लिखोगे एग्जाम में, ही स्टेटेड दैट, उसने ये बताया, जो आपकी जो डेफिनेशन है जितनी भी, मैं सारी की सारी डेफिनेशन पे अंडरलाइन करवाऊंगा और बताऊंगा कौन सा जो लॉ है वो किस बात को बता रहा था। तो अकॉर्डिंग टू हिम, explain the law, and he formulated the law and said that there is no net change in mass during the process. ठीक है ना, mass neither be created nor be destroyed in a reaction. तो he reached to the conclusion that, ये वाला conclusion मैं तो कहूंगा कि यही आप एग्जाम में लिखो अगर आए तो, वैसे तो कभी नहीं आएगी डेफिनेशन। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैटर ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान मैटर वैसा का वैसा रहेगा, लेफ्ट और राइट में इक्वल रहेगा अकॉर्डिंग टू हिम। ठीक है ना, ये पहला लॉ था और 5 लॉज में से पहला लॉ खत्म होता है, और ये लॉ कभी भी आज तक फाइनल एग्जाम या फिर यूनिट टेस्ट वगैरह में ऐसे 1 में ऐसे 2 में कभी नहीं आया। नेक्स्ट पे आते हैं, नाम है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, और इसको जिसने डिस्कवर किया था, ये हम अपनी लैंग्वेज में इसे जोसेफ प्रॉस्ट कहते हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज में, जहाँ के ये फ्रेंच भाषा में इसको अगर बोला जाए तो इसको यूसुफ प्रॉस्ट इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है ना, तो इसने क्या बात बताई थी लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन के बारे में। भाई इसने ये बात बोली कि लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, और क्या बात बताई थी लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन ने, कि आप जैसे कोई भी कंपाउंड लो, H2 ले लिया, CO2 ले लिया, तो इनका मास रेशियो निकालो। इसका मास रेशियो निकाल रहा हूं मैं। हाइड्रोजन का मास होता है एटॉमिक मास 2, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, रेशियो ऑक्सीजन का 16, तो उसकी रेशियो को सोल्व करो 1:8। तो उसने कहा कि आप H2O कहीं का भी ले लो, कहीं का भी ले लो पूरे वर्ल्ड में H2O, इसका जो मास रेशियो है ना ये डेफिनिट रहेगा। क्या डेफिनिट रहेगा, 1:8, फिक्स रहेगा, मतलब डेफिनिट। आ जाओ CO2 पे आ जाओ, इसका होता है 12, ऑक्सीजन होता है 16, 2 32, कैंसिल करो, आंसर है 3:8। अब इसका जो ये मास रेशियो है CO2 का पूरे वर्ल्ड में, ये क्या रहेगा, डेफिनिट रहेगा। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। मास रेशियो हमेशा डेफिनिट रहते हैं, बदलते नहीं, ये बात बताई थी इस लॉ ने। क्या था, he stated that a given compound exactly always contain exactly the same proportion of element by weight या by mass। ठीक है ना, exactly the same proportion, जैसे ये सेम प्रोपोर्शन रहता है पूरे वर्ल्ड में 1:8 या 3:8, ये सेम रहेगा पूरे वर्ल्ड में बाय वेट। तो ये है आपका लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, जो आपको आसान भी लगा होगा और समझ में आएगा। और इसको फ्रेंच लैंग्वेज में यूसुफ प्रोस्ट इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, उनका तरीका अलग होता है बोलने का, फ्रेंच लैंग्वेज। इट इज समटाइम ऑल्सो रेफर टू लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन भी बोलते हैं। एग्जाम में लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन आ जाए तो ये अलग नहीं है, यही है वो। ठीक है, चलते हैं, मूव ऑन करते हैं तीसरे लॉ की तरफ, जिसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब इसको समझने के लिए मैं बता देता हूँ आपको, मैं आपको परसेंटेज भी काउंट करके बताता हूँ। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं 30% टाइम यही पूछा गया है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, डिफाइन लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन विद एन एग्जांपल, ये पूछा गया है। अच्छा, इसकी बात करें तो
ये एग्जाम में 70% टाइम ये पूछा गया है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इस पे मैं लगाऊंगा आपका इम्पोर्टेंट, इस पे लगाऊंगा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ध्यान देना इस पर क्या है लॉ ऑफ में, ये पूरी की पूरी जो कहानी ये बोल रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है वो तभी समझ पाओगे जब आप एक दो एग्जाम्पल अच्छी तरह से सीख जाओगे। पहला एग्जाम्पल लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए पहला एग्जाम्पल, ये देखो भाई, हाइड्रोजन जो कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो वो H2O बनाता है, बैलेंस कर लेंगे 2H2। जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन हमेशा ही ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके पानी ही बनाएगा, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनाता है। बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, और यहाँ 2 लगा दूंगा तो मैं यहाँ 2 आ जाएगा। ये लो बैलेंस होगी, दोनों रिएक्शन बैलेंस होगी। आप नोटिस करोगे तो आप ये पाओगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो फिक्स है। आप ये भी नोटिस करोगे कि यहाँ पर ये जो है आपका इसका मास, ठीक है, और ये जो है इसका मास, ये आपका फिक्स नहीं है। ये तो फिक्स है 2 मोल 2 मोल, ठीक है ना, बट इसका ये फिक्स है क्या, ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, ये अलग अलग है, डिफरेंट है ये। तो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन ये कहती है मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूँ। देखो डेफिनेशन कहती है मास ऑफ वन एलिमेंट, किसकी बात हो रही है, वन एलिमेंट में O2 की, दैट कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ, यानी इन दोनों का मास फिक्स है, दैट कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट ऑलवेज बियर इन ए सिंपल होल नंबर रेशियो। अब इसका मास निकालोगे ऑक्सीजन का तो कितना आएगा आपका, ऑक्सीजन का मास निकाले तो भाई ऑक्सीजन का आ गया आपका 16 to the 32 रेशियो। 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन का निकालेंगे तो वही 64, इनका रेशियो निकालो, ये आ गया सिंपल होल नंबर रेशियो। तो मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ, मास ऑफ वन एलिमेंट, यहाँ वन एलिमेंट कौन है, रेज योर हैंड। मास ऑफ वन एलिमेंट, यहाँ वन एलिमेंट कौन है, हर्ष बताइए। सर वन एलिमेंट ऑक्सीजन, वेरी गुड। यहाँ वन एलिमेंट का मतलब है ऑक्सीजन, दैट कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, यानी अब फिक्स मास कौन है, हाइड्रोजन। तो ये दोनों आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो बनाएंगे। चलो डेफिनेशन की तरफ एक बार चलते हैं और देखते हैं डेफिनेशन क्या बोल रही है। आज की सबसे खास और सबसे इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। इफ टू एलिमेंट कैन कंबाइन, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, हाँ जी, एक कंपाउंड H2O, एक कंपाउंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2, तो क्या होता है, द मास ऑफ वन एलिमेंट, यहाँ पर बात हो रही है ऑक्सीजन की, दैट कंबाइंड विद द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, यहाँ बात हो रही है हाइड्रोजन की, आर इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, जैसे ये रहा 16 18, तो रेशियो क्या है इसकी 1:2, जैसे कि हमने भी करा था अभी थोड़ी देर पहले। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल, ताकि आपको ये बिल्कुल आम बात लगने लग जाए। तो एक और एग्जांपल देखो भाई, आपको अगर लगता है कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाते हैं तो आपकी गलतफहमी है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं। ज्यादा जहरीली कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, रेज योर हैंड। ज्यादा जहरीली कौन सी है, ध्रुव बताइए। कार्बन मोनोऑक्साइड। वेरी गुड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड 300 टाइम मोर पॉइजनस है कार्बन डाइऑक्साइड से, मतलब इतनी लगा लो इससे डेथ भी हो जाती है। अच्छा, और कार्बन और ऑक्सीजन क्या मिलकर भी क्या बना सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं, ये तो चलो ठीक है।
इसको बैलेंस कर लिया। इसको बैलेंस कैसे करोगे भाई, यहाँ पर आप लगा लो, चलो मैं ऊपर CO2 कर देता हूँ, नीचे CO कर देता हूँ, बात तो अभी भी खैर सेम ही है, कोई फर्क पड़ा नहीं। बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस करते हैं भाई। ऊपर वाली बैलेंस है, नीचे वाली बैलेंस नहीं है, 2 लगा दो, 2 लगा दो, अब ये बैलेंस हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, बैलेंस हो चुकी है। या फिर ऐसे कर लो यार, अगर आपको इससे भी प्रॉब्लम है तो आप ऐसे कर लो बैलेंस, इस तरीके से कर लो, ये भी एक अच्छा तरीका रहेगा। ये आप कार्बन मोनोऑक्साइड कर लो, ये आप कार्बन डाइऑक्साइड कर लो, इसके लिए यहाँ लगा दो हाफ, ये अच्छा रहेगा। दिस इज बेस्ट। अब मास ऑफ वन एलिमेंट, बात हो रही है यहाँ पर ऑक्सीजन की, ठीक है, दैट कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, ये फिक्स है, बात हो रही है कार्बन की। ऑलवेज बियर ए सिंपल होल नंबर रेशियो। चलो देखते हैं अब इसका मास कितना आएगा। याद आएगा आपका हाफ O2 का मतलब एक ही ऑक्सीजन रह गया, एक ऑक्सीजन होता है कितना, 16 रेशियो। दूसरे वाला ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन है 32। अब अगेन रेशियो जो आई है वो 1:8 आई है। दिस वाज द अनदर एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो यहाँ से चेक कर सकते हो, अगेन इफ two element can combine to form more than one compound, the mass of one element that combine with the fixed mass of other element are in ratio of small whole number। समझ में आ गया तो आपसे लक्की कोई है ही नहीं, नहीं आ गया तो आपको रटना पड़ेगा। आप रटना नहीं चाहते, आपको साइंस छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये तो एग्जाम में आएगा, ये नहीं रुकता, चाहे आपका मन करे या ना करे पढ़ने का, ये तो एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो अब जब साइंस ले ही ली है तो तैयार रहो इन चीजों के लिए। लेट्स मूव ऑन फॉर अनदर इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। इस पे मैं जस्ट इम्पोर्टेंट लगाऊंगा और इस पे एवोगैड्रो, कहाँ गया एवोगैड्रो, इटली का था ये है वेरी इंपॉर्टेंट। गे-लुजेक लॉ, ये आ गया आपका गे-लुजेक लॉ। आपने गे-लुजेक लॉ आप एक बार और भी पढ़ोगे इस गे-लुजेक लॉ को, कहाँ पे, चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर। जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको तो पता ही होगा गे-लुजेक लॉ के बारे में। क्या कह रहा है ये गे-लुजेक लॉ भाई, गे-लुजेक लॉ एक छोटी सी बात बोल रहा है, समझ पाओ तो समझ लो। एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। एन होता है नंबर ऑफ मोल, वी होता है वॉल्यूम। अगर मैं बच्चों की तरह छोटी सी लैंग्वेज में आपको सिखाऊं तो ये इसका ये मतलब हुआ, मान लो ये एक कंटेनर है और इसके अंदर एक गैस है, ये एक गैस है, ठीक है। ये जो गैस है ये है आपकी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। चलो एक और कंटेनर लेते हैं इसी साइज का, सेम वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम ले लिया। तो भाई यहाँ पर जो दूसरी गैस है ये है आपकी ऑक्सीजन, ये आपकी ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है। दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो मैं लिख देता हूँ क्या क्या सेम है भाई। रूल देख लो, वॉल्यूम सेम है, रूम टेम्परेचर पे ले रखा, टेम्परेचर भी सेम है, ठीक है। और इन दोनों गैस, ये दोनों गैस जो इस दीवार पर प्रेशर लगा रही है वो भी सेम है, प्रेशर भी सेम है। तो अगर मान लो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के 50 मॉलिक्यूल हैं तो ऑक्सीजन के भी 50 मॉलिक्यूल होंगे एट द सेम टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये बात थी गे-लुजेक लॉ की, ठीक है ना। दोनों का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा आपका, वो सेम हो जाएगा। गे-लुजेक लॉ और एवोगैड्रो, ठीक है ठीक है ठीक है भाई। एवोगैड्रो लॉ को हम डिस्कस कर रहे हैं अभी गे-लुजेक को थोड़ा सा पेंडिंग छोड़ देंगे। ये एवोगैड्रोज लॉ है जो मैंने अभी अभी आपको समझाया है। एवोगैड्रो लॉ था, इतनी ज्यादा एवोगैड्रो की बात होगी क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है कि दिमाग में वही रह गया पूरा का पूरा। ये एवोगैड्रो लॉ है, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के, ठीक है। तो एट द सेम टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, जो गैस का जो वॉल्यूम अगर आपने सेम ले लिया तो नंबर ऑफ मोल भी सेम होंगे। ये देखो वॉल्यूम इसका क्या है, सेम कंटेनर है दोनों। इसका वॉल्यूम अगर मान लो आपने ले रखा है 10 ml, ये भी 10 ml है वॉल्यूम,
ठीक है, तो इसके अंदर पाई जाने वाली गैस भी क्या होगी, सेम ही होगी। अब यहाँ से एक हम फॉर्मूला डेराइव करेंगे, चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे उसको भी, अभी यहाँ पर ज्यादा कंजेस्टेड करने की जरूरत नहीं है। तो सेम वॉल्यूम तो सेम नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, खत्म खेल। सेम वॉल्यूम सेम नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। तो एवोगैड्रो लॉ को पहले डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इसको पहले पढ़ लेते हैं। क्या है एवोगैड्रो लॉ? इक्वल, ये देखो एवोगैड्रो लॉ क्या है, equal volume of all the gas at the same temperature and pressure should contain equal number of molecule। अगर आपने इक्वल वॉल्यूम ले लिया, ये देखो, अगर आपने इक्वल वॉल्यूम ले लिया 10 ml 10 ml, तो आपके मॉलिक्यूल भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे 50-50, 50-50। दिस वाज एवोगैड्रो लॉ। अगर आपने इक्वल वॉल्यूम ले लिया तो आपके नंबर ऑफ मोल भी इक्वल हो जाएंगे, चाहे गैस कोई भी ले लो, आप कोई भी ले लो। रूल क्या है कि प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम जो है वो सेम रहना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा एवोगैड्रो। एवोगैड्रो proposed that equal volume of all the gas at the same temperature and pressure should contain equal number of molecule, that's it। ये था एवोगैड्रो लॉ। लास्ट में फाइनली हम आ गए किसके पास, गे-लुजेक लॉ के पास आ गए हम। गे-लुजेक लॉ इन 1808। इसने क्या बात बोली थी, इसकी जो बोली हुई जो बात है वो भी बड़ी आसान और बड़ी सिंपल सी है। अगर आप इसको देखोगे तो ये देखो कहाँ का लॉजिक कहाँ निकलता है, तो ध्यान से देखना। 2 हाइड्रोजन प्लस सिंगल ऑक्सीजन विल गिव यू क्या, 2H2O। 2H2O, ठीक है। जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ उनको एक बार रिपीट कर देता हूँ। एसटीपी एक कंडीशन होती है, ठीक है। एसटीपी एक ऐसी कंडीशन होती है कि जहां पर टेम्परेचर जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, प्रेशर जो होता है वो 1 atm होता है, और जो वॉल्यूम होता है, जिन बच्चों को पता है जल्दी से बताओ क्या होता है वॉल्यूम, एसटीपी पे वॉल्यूम। वेरी गुड अब्दुल, बताइए। एक बार 22.4 लीटर। 22.4 लीटर करेक्ट आंसर है। ये एसटीपी की कंडीशन है। एसटीपी जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता रहा हूँ उनको, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर को कहते हैं, जहां पर टेम्परेचर फिक्स है, प्रेशर फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है। यानी आपको ना कभी भी एसटीपी का क्वेश्चन सामने आया तो वो सिर्फ इतना लिख देंगे एट एसटीपी, तो इतना लिख के छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हें पहले ही पता चल गया कि अगर एसटीपी लिख दिया तो उस गैस का टेम्परेचर इतना है, प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, और तो और उस गैस का नंबर ऑफ मोल भी पता लग गया, 1 मोल गैस। यानी 1 मोल गैस का टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम इतना होता है अगर कंडीशन एसटीपी हो। गैस कौन सी होनी चाहिए, आंसर कोई सी भी गैस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ की बात कर दूं, पहले मैं गे-लुजिक लॉ थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद आप खुद एक्सपेरिमेंट देखना। गे-लुजिक लॉ ने कहा था अगर आपने इसका वॉल्यूम 100 ले रखा है तो इसका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली 50 हो जाएगा। कैसे, नंबर ऑफ मोल देख लो, 2 मोल 1 मोल। और हमेशा वो क्या कह रहा है गे-लुजिक लॉ, इनके वॉल्यूम का रेशियो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। एवरी टाइम जब भी कोई दो गैस कंबाइन होती हैं तो उनका वॉल्यूम का रेशियो हमेशा सिंपल होल नंबर आता है, ठीक है, जब भी कोई दो गैस कंबाइन होती है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे। मान लो ये पूरा एक्सपेरिमेंट, पूरी रिएक्शन एसटीपी कंडीशन पे है, तो बताओ हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना होगा। रेज योर हैंड, देखते हैं कौन बता पाएगा हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना होगा अगर ये कंडीशन एसटीपी है तो। रेज योर हैंड। अगर कंडीशन एसटीपी है तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम बताइए।
वेरी गुड सौरभ भारद्वाज, इट विल बी सरप्राइज अगर आप इसका आंसर बता दोगे तो। सौरभ, एम भारद्वाज बताइए। सर 22.4 लीटर। एम भारद्वाज ये गलत जवाब है, सोचो थोड़ा सा। सौरभ भारद्वाज, सोहम शर्मा, 44.2 लीटर। 44.2 लीटर भी गलत जवाब है। हर्ष, 44.8 लीटर। वेरी गुड मिस्टर हर्ष, ये करेक्ट आंसर है 44.8 लीटर। यार मुझे तो लगा था इस बैच में थोड़े जो बच्चे हैं वो उस बैच को कंपेयर नहीं कर पाएंगे जो पहला बैच है। यहाँ भी वही बच्चे बहुत तेज दिमाग वाले हैं। 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 मोल हाइड्रोजन है। मैंने क्या कहा था, एसटीपी पे 1 मोल हाइड्रोजन का वॉल्यूम अगर इतना होता है तो 2 मोल हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना होगा? जाहिर सी बात है डबल ही होगा यार। तो आंसर आ गया 44.8 लीटर। तो बताओ फिर से, रेज योर हैंड, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ओम शुक्ला बताइए। सर 22.4 लीटर। वेरी गुड, ये आ गया आपका 22.4 लीटर। अब दोनों का वॉल्यूम आपके पास है, चलो रेशियो निकालियो। रेशियो आप देखोगे तो फिर से हैरान हो जाओगे। 44.8 लीटर रेशियो में 22.4 लीटर, एंड योर रेशियो इज अगेन 2:1। यार यही तो बात वो बोल रहा है गेलुज़ेक्लो। हमेशा किसी रिएक्शन में जब गैसेस कंबाइन होती हैं तो उनके वॉल्यूम का जो रेशियो आता है ना, वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। ये देखो इन्होंने वॉल्यूम कंबाइन करके देख रखी है, इनका जो वॉल्यूम आएगा वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। और अब एक और डेफिनेशन को भी रीड कर लेते हैं गेलुज़ेक्लो की। क्या थी डेफिनेशन? इन 1808 ही ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन गैसेस कंबाइन और produced, when gases combine or produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume. Volume लिखना बहुत जरूरी है। Volume provided all gas at the same temperature and pressure. तो वो हमेशा वॉल्यूम का सिंपल रेशियो दिखाएंगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमें देखो हाइड्रोजन ली, ऑक्सीजन ली, तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन हमें पता है कि 2H2 प्लस में सिंगल O2 विल गिव यू H2O। और हमें पता है कि हाइड्रोजन ज्यादा है, 2 मोल है, तो देखो वॉल्यूम भी इसका 2 ज्यादा है 100 ml। ऑक्सीजन का जो मोल है 1 मोल है, तो इसका वॉल्यूम भी कम है 50 ml। और ये हर बार ही होगा अकॉर्डिंग टू गेलुज़ेक लॉ। तो ये आपका गेलुज़ेक लॉ था, सारे लॉज हो गए खत्म। अगर किसी को किसी भी लॉज में प्रॉब्लम है, वैसे तो मुझे नहीं लगता किसी में होगी, अगर फिर भी है तो आप अपना हैंड रेज करो, आपको पता लग जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे इसके। रेज योर हैंड। यस मिस्टर अपूर्वा बताइए। सर ऊपर वाली इक्वेशन में सर उसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं किया सर। 100 ml ऑफ H2, नहीं सर इधर नहीं सर, वो बुक में अच्छा सर अच्छा, बुक में 100 कहाँ पे? सर ऊपर वो वाटर वाला इक्वेशन सर। ये वाली इक्वेशन? नो सर वो सर अभी लास्ट वाले लॉ में सर आप दिखा रहे थे 100 अच्छा ml ये ऑफ वाला। H। यस सर, ये लॉ ऑफ फॉलो नहीं हाँ कर तो रहा, फिर कंजर्वेशन ऑफ मास। अपूर्वा, अपूर्वा आज आपका हैक्टिक डे था क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप देखो, और आप देखो यहाँ ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम कब से मास होने लग गया? ये तो वॉल्यूम है, मास थोड़ी ना। ये मास तो ग्राम में होता है ना। आप ग्राम में मास चेक करो, इसका 18 को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो देखो 36 ग्राम आ गया। और यहाँ आप चेक करो तो यहाँ भी आप ऐड कर लो, 32 प्लस में 4 36 आ गया। हो तो रहा है कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो। ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम अलग हो सकता है, मास अलग नहीं हो सकता। ठीक है, तो इट मे बी योर हैक्टिक डे। एम भारद्वाज, यस यस सर। बताइए।
नो प्रॉब्लम सर। नो प्रॉब्लम, ओके चलो ठीक है। आप थोड़ा सा ट्राई करो और थोड़ी बहुत जो भी प्रॉब्लम आपकी आती है डायमेंशन एनालिसिस वगैरह जो है, देखो डायमेंशन एनालिसिस मैं मानता हूँ एक ऐसी चीज है जो 12th क्लास के बच्चे भी बोलते हैं कि सर इसमें प्रॉब्लम हम क्रिएट मतलब फेस कर पा रहे हैं। तो अगर कोई भी ऐसा डाउट आता है आपका अभी भी, तो आप मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट भेजना, मैं क्लास की स्टार्टिंग में आपको करवा दूंगा। बाकी यहाँ तक के लिए आधी क्लास होती है खत्म।